बहुत बहुत शुक्रिया पंचोली जी। एक तरह से खुशी भी बहुत होती है कि कई लोग जो सालों से लगे हुए ये काम में, जैसे हमारे पंचोली जी हैं, पीयूसीएल हैं, बाकी संगठन हैं, और हमारा भी एक प्रयास रहा है, कम्युनलिज्म कॉम्बैट हो, सबरंग हो या सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस हो। और मैं तो मानती हूँ कि I really believe that the youngsters in this country, I am not at all cynical about them. I really feel कि नौजवान बहुत ही ये इश्यू को लेकर और बाकी भी सामाजिक प्रश्नों को लेकर काफ़ी हैरान है, काफ़ी कंसर्न है, मगर कहीं ना कहीं हमें ये भी हमारे जनरेशन को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि उनके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो हम कहते हैं इंग्लिश में नहीं है, जो हमारे लिए था। मैं कल ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजेस में थी, दोनों क्लासेस में 130-140 बैच के बच्चे थे ईच, और उनके आमंत्रण पे मैं गई थी। आई गॉन ऑन देयर इन्विटेशन, और जो 1.5 घंटे की चर्चा होनी थी वो 2.5 घंटे के लिए हुई, 3 घंटे के लिए हुई। सवाल ढेर सारे थे, और ये भी उनके लिए बहुत ही मतलब जानने के लिए वो बहुत ही बेचैन थे कि हम क्या कर सकें। Now that is a very difficult question for us to answer कि what can the youngsters do given the climate of fear and intimidation। तो मैं सबसे पहले आहूजा जी, पंचोली जी, बाकी अशोक भारती जी, जो जिन्होंने बहुत ही बारीकी से ये कॉन्फ्रेंस प्लान की है, बहुत ही कमिटमेंट से 3-4 महीने से लगे हुए हैं, उनको मैं कहूँगी कि how do we manage to create safe spaces where these youngsters can attend। क्योंकि एक तरह की विजिबिलिटी इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो जाती है और उनके ऊपर भी एक तरह की नजर रखी जा रही है उनके कॉलेजेस के जरिए वगैरह। सो आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज, हाउ डू वी क्रिएट दीज स्पेसेस विच माइट बी बिट अनयूजुअल, थोड़ी सी अनोखी तरीके से हमको प्लान करना पड़ेगा। बट आई थिंक वीकली, बाई वीकली, फोर्टनाइटली, सिटी वाइज मीटिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम ये डिस्कशंस जारी रखें। ऐसे कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, मगर साथ साथ मुझे लगता है कि वी शुड कीप द एफर्ट्स एट रेगुलर कॉन्वर्सेशंस एंड डिस्कशंस हुए। दोस्तों, कॉजेस फॉर एस्केलेशन ऑफ कम्युनल वायलेंस, मतलब ये सेशन का क्षेत्र का जो एक हेडिंग दिया गया है, and I think the causes of the nature of communal violence have to be understood in the context of the nature of communal violence itself changing, because I think the two things are very intrinsically linked। मैं भी थोड़ा सा ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी दोनों, हिंदुस्तानी, नॉट हिंदी बट हिंदुस्तानी में बोलने की कोशिश करूँगी। हालांकि मैं सलील जी का पॉइंट रिस्पेक्ट करती हूँ कि अगर मैं तमिल, मलयालम, तेलुगु भी बोल सकी तो वो भी जबान, मराठी तो मैं बोल ही सकती हूँ, मगर यहाँ मराठी जबान ही चाहिए, कम लोग हैं। तो आई वुड जस्ट लाइक टू पॉजिट कि ये जो शक्ल है फिरका परस्ती की या सांप्रदायिकता की, वो शक्ल ही 50, 100, 150 साल में बहुत ही एक भयानक तरीके से बदल गई है। इट इज चेंज वेरी सिग्निफिकेंटली एंड ड्रास्टिकली, एंड दो इट वाज ऑलवेज स्पाइक्ड और स्पीयर्ड बाय व्हाट आई कॉल एन आइडियोलॉजिकल एरो, and I think this is what we need to understand, though it was always spiked by or speared by an ideological arrow, today, aaj, it is almost entirely manifest or driven by either state-driven या state-pushed violence, targeted specifically either through elected officials and their speeches, or whole constitutional positions, quote unquote, ministers even, or their khaki or brown shirts। मतलब khaki or brown shirts is a category we are using because of the various organizations that they have spawned, among which आपके गौरक्षक भी, विजिलेंट भी आते हैं, आपके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद भी आते हैं, and most significantly it is also infiltrated or influenced by a politically directed police and an administration। तो ये सब मतलब पूरा एक आपका रेनबो कोएलिशन है जिसके थ्रू ये हो रहा है, ताकि जो भी जान के ऊपर हमले हो रहे हैं, माल के ऊपर हमले हो रहे हैं, पूरे निशान और पहचान के ऊपर हमले हो रहे हैं,
वो एक आइडिया मतलब एक सोच विचारधारा के जरिए हो रहे हैं, विच इज नेगेटिव नेशन बिल्डिंग. वी कैन नॉट एवर रन अवे फ्रॉम दैट. मतलब हम ये भूल नहीं सकते कि इसीलिए कल जो मेरा सेशन शुरू हुआ था तो हमने शुरुआत की थी कि ये क्या था, एक क्या थी एक सोच कि हमें किस तरह का आजाद हिंदुस्तान चाहिए, और फिर एक तरह का आजाद हिंदुस्तान बना और दूसरी तरह का पाकिस्तान बना वगैरह वगैरह. वी कैन नॉट इग्नोर दैट बेस्ड रियलिटी, बट आई वोंट गो इनटू दैट हियर. मगर ये जरूरी हमें याद रखना पड़ेगा कि इट्स अ नेगेटिव नेशन बिल्डिंग विच इज एट स्टेक हियर. तो जो ताकतों ने, जैसे हम बार बार कहते हैं कि गांधी जी की हत्या की, और वो दैट किलिंग ऑफ गांधी वाज आल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट and a dissatisfaction with either the constitution or the tricolor etc. तो ये हकीकत है. फिर the role of innate inbuilt prejudice, मतलब ये भी हमें मानना पड़ेगा, जो सलील की बात कर रहे थे कि जातियों को लेकर जो 300,000 सालों से हमारे ऊपर नीचे जात, दलितों के प्रति, आदिवासी के प्रति, ऊंच नीच के प्रति, कौन हमारे छूत अछूत के प्रति, who can eat with us, who cannot eat with us, all those prejudices which of course are everyday existing and normalized, and the prejudices we've had against Muslims, against Christians, which Muslims have had against Hindus, which Christians have had against others. These objective factorial prejudices, and these imageries and these are amplified out of context by a completely relentless, crude and orchestrated media electronic bombardment. मतलब we have to see कि ये किस लेवल पे हो रहा है, कि जो चीजें आप अगर 70-80 साल की जो कम्युनल वायलेंस देख लेंगे तो उसमें किस वजह से दंगे होते थे या किस कारण से आज क्या हो रहा है, वो अगर आप सोचने की कोशिश करें तो वो 15 या 17 चीजें हैं बिंदु. मस्जिद के बाहर गाना, डुक्कर का, pig carcass, cow carcass, about the cow, about cow tosser, uncleanness. It's 15 or 17 narratives that have been regurgitated again and again and again. However, चूंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का असर hugely identified by paid trolls of the social media and IT cell, and like I said, ideologically driven. So you have one party and one force which has captured state power today. उनका एक इंटरेस्ट है कि ये डिवीजन पे ही वो राज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये डिवीजन उनका निकाल दे उनके आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से तो फिर उनकी और बाकी राइट विंग पार्टियों में ज्यादा फर्क रहता नहीं है. और इसलिए नफरत को बार बार फैन करने में, ये करने में और उसके थ्रू एक तरह का डर का माहौल पैदा रखने में उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है. एंड देयरफॉर these vitriolic channels today, electronic media channels or social media channels, वो ये चीजों को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं, वो क्रिएट और एम्पलीफाई कर रही खुद ब खुद. अगर आप थूक जहाद, मदरसा जहाद, लैंड जिहाद, इस तरह की बातें अगर आप देखो जो आए दिन प्रोपगेट होती हैं, तो उस वक्त जो था, जो अक्षय मुकुल की जो किताब है गीता प्रेस को लेकर, वो जो दिखाती है कि मोहल्ले मोहल्ले में पर्चे बांटना, फिर वो पर्चे के जरिए दंगों के बीच में वो पर्चे की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, एक आध मुद्दे को लेकर लोगों को और रेस्टलेस बनाना, ताकि एक पूरा एक माहौल तैयार किया जाए हिंसा के लिए. दैट वाज अ ingredient of communal violence. I studied about 85 judicial commission reports after 92-93 मुंबई, और मैंने देखा कि जबलपुर 61 से लेकर रांची 65 से लेकर हर बार ये who cast the first stone, पहले पत्थर किसने फेंका, that has nothing to do with, मतलब पहला फिजिकल पत्थर किसने फेंका उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, जितना सोच विचार को लेकर नफरत फैलाने की जो कोशिश हुई थ्रू हेट स्पीच एंड हेट राइटिंग. तो उस वक्त आपके पर्चे थे, उसमें आपकी अफवाहें थी, उसमें आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय स्वयं सेविकाओं की छोटी छोटी गुट थे जो अफवाहें फैलाते थे, और मुसलमान ग्रुप्स में भी ऐसे ताकतें थी जो इस तरह की बातें फैलाती थी. इसलिए वो दंगे की शक्ल लेती थी और दंगे भड़कते थे. आज वही चीज आपको न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो जी हो, इंडिया टीवी हो, इवन इंडिया टुडे मेड दिस मिस्टेक, आज तक ने
जिस तरह राहुल कनवल का जो वीडियो था, और मैं बार बार इसको फ्लैग करती हूँ कि जो उन्होंने 17 मार्च 2020 को फैलाया कोविड को लेकर, दैट वन वीडियो वाज जेनोसाइडल इन इट्स कवरेज, क्योंकि जिस तरह उन्होंने, और ये रुवांडा में भी हुआ है कि मीडिया का पूरा इस्तेमाल फॉर जेनोसाइडल कवरेज। और आज यूट्यूब जो है और हिंदुत्व पॉप, जिसमें आपके 20 या 21 22 गाने हैं, जो गाने के जरिए आप सोचिए, गाने खुशी के मौके गाए जाते हैं, संगीत खुशी के मौके कर, मगर अभी वो एक जरिया बन गया है पॉपुलर म्यूजिक टू स्प्रेड हेट्रेड। तो ये हमारा लैंडस्केप है। तो पहले तो एक लाउड स्पीकर मस्जिद के बाहर आप बजा देते थे। अगर पुलिस सक्रिय रहे, if the police is vigilant, if the police is like a Vibhuti Narayan Rai or is like a Vinod Mal in Gujarat, who steps in there and then and prevents that loudspeaker playing the music outside the mosque, तो वहां पे रुक जाएगा। मगर अगर वो नहीं होता है, अगर पुलिस आधा कंप्लिसिट है, आधी अपने बॉस की बात सुन रहे हैं पुलिस ऑफिसर, तो फिर दंगा भड़का जाएगा, क्योंकि गुलाल भी फेंका जाएगा, सॉन्ग भी बजाया जाएगा। आज वही चीज जो सिर्फ एक लाउड स्पीकर पे बजाई जा रही थी, यूट्यूब पे इस तरह मल्टीप्लाई की जा रही है कि आपको 1000 टाइम वो डिमोनाइजेशन और स्लर आपका सक्सेसफुल होता है। 2 एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, 21 दिसंबर 2021 के और फिर जनवरी 2022 को न्यू ईयर्स डे पे, जब ठीक है न्यू ईयर्स डे ज्यादा मनाया नहीं जाता है हिंदुस्तान में, मगर फिर भी हैप्पी न्यू ईयर तो हम आपस में बोलते ही हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर बोलने के वक्त 32 मुसलमानों की औरतों के लिए वो न्यू ईयर्स डे कैसा था, वो थोड़ा हमें याद रखना चाहिए। वो सुल्ली डील्स का जो ऐप निकला, और इतनी गंदगी से ऐसे औरतों को टारगेट किया गया जो प्रोफेशनली सक्सेसफुल, प्रेजेंटेबल, यंग मुस्लिम विमेन हु डिफाई द स्टीरियोटाइप, जो सईदापा कह रही थी ना, हिजाब, दे डिफाई दैट स्टीरियोटाइप। दे आर मुस्लिम लाइक who actually dress like anybody else. They articulate, but they are proud of their Muslim identity. उनको, और फिर गिटहब पे होता है बाद में। उस वक्त सीजेपी ने 21 ट्विटर अकाउंट्स को बंद करवाए, मगर वो बंद करवाने तक, वो पूरी कार्रवाई करवाने तक 3 महीने बीत गए या 2.5 महीने बीत गए। तो डैमेज इज ऑलरेडी डन बाय द टाइम द प्रोसेस इज पुट इनटू ऑपरेशन, वेदर इट इज थ्रू NBDSA और थ्रू तीसरी बात मैं एक यहां पे कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, संजय जी आप यहां पे है तो जुडिशरी से मैं बात करूंगी, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हमारे देश में या तो डिलिबरेटली या अदरवाइज इज वेरी वीक। मतलब अगर आपने मादन कमीशन रिपोर्ट आपने 75 में निकला बॉम्बे भिवंडी दंगों पे, और वही मादन कमीशन रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशंस थे वो आप श्री कृष्ण जस्टिस BN श्री कृष्ण कमीशन 92-93 में उसको छापते हैं पूरे के पूरे, कि ये आज भी रेलेवेंट है 23 साल के बाद, 25 साल के बाद। तो इसका मतलब और मायना क्या? इट मीन्स दैट इंस्टीट्यूशनली द जुडिशरी इज नॉट एबल टू एंश्योर दैट द जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट्स recommendations on communal violence, very simple, very specific, preventive of any violence breaking out, other institutions of democracy are not implementing them. So this is a failure of democracy. This is a failure of the democratic structure. कि आपका findings आता है, आपका recommended, and these are official. This is not like a Justice Krishna Sawant Commission on Gujarat. उसको तो वो भी उन्होंने भी ठोस recommendation दिए थे, but that was a citizens commission. ये तो officially appointed, सरकार ने appointed commissions के मैं रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। उनके recommendations अगर implement नहीं होते तो उसका मतलब क्या है? And I think that is something we need to apply our minds to if we are talking about deepening of democracy. क्योंकि it applies not just to communalism, because it applies to right to information, it applies to Dalit rights, it applies to education, UGC, everything. कि जब आपने कुछ ना कुछ ठहराई है कि इसमें खराबियां हैं, खामियां हैं, तो why are institutions unable to correct it? What is the lethargy? What is the reluctance? What is this link that is causing to be this failure of institutional memory? अभी हम देख रहे हैं एक नया शक्ल फिरका परस्ती का, न्यू फेस ऑफ कम्युनल वायलेंस, which is that earlier you had एक आध बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें बाल ठाकरे बोल रहे हैं, प्रवीण तोगाड़िया बोल रहे हैं, या एक्स या वाई से डेड बोल रहे हैं,
जिसमें वो रैली में एक बंदा कम्युनल स्पीच देता है, ठीक है, और वो स्पीच के ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती, ज्यादातर नहीं होती थी। अब ये हो रहा है कि कम्युनल रैलीज हेट स्पीच के लिए ही प्लान किए जाते हैं, चाहे वो सकल हिंदू समाज हो, एकल हिंदू, मतलब अलग अलग आपके समाज हो, उनके बस उनका जो ऐलान है, द अनाउंसमेंट इज दैट वी आर हैविंग दिस रैली फॉर दिस हिंदू आक्रोश मोर्चा, Hindu Ekal Saman. So even the face, there is no even pretense that the rally is for anything else. It is very clearly meant to propagate hate. And therefore, coming back to the Supreme Court, and our organization published this booklet bringing out all the Supreme Court orders directing local authorities to prevent such meetings, to videotape such meetings, to prosecute such meeting. और हमने ये बुकलेट मराठी में भी ट्रांसलेट करके महाराष्ट्र के हर पुलिस स्टेशन में पहुंचा दी, ताकि कम से कम अगर 10 में से 2 पुलिस ऑफिसर भी ऐसे हो जो पढ़ना चाहे कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, तो वो पढ़ के इसका इस्तेमाल कर सकता है. एंड आई थिंक दिस इज वन थिंग वी कैन कीप डूइंग. मगर प्रिवेंटिव, अगर हमने सीजेपी ने 15 प्रिवेंटिव कंप्लेंट्स 4 महीने में की, तो वो 2 मीटिंग्स को रोका गया. 2 out of 15 were stopped and 13 were not stopped because the police officers were inclined to stop them. मतलब उनकी मानसिकता थी. तो हमें ये भी सोचना चाहिए हमारे एक्शन प्लान में कि हाउ डू वी वर्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप एंड हॉरिजॉन्टल. वी कैन नॉट लीव दैट पुलिस स्टेशन अलोन. पुलिस स्टेशन के ऊपर हमको प्रेशर डालना ही पड़ेगा कि संविधान में मानने वाले लोग, कानून में मानने वाले लोग हैं, वो अलग अलग समुदाय से हैं, वो आके मिलकर आपको मांग कर रहे हैं कि ये हिंदू आक्रोश मोर्चा का मीटिंग हमें नहीं करना है हमारे इलाके में. अगर फिर भी परमिशन दिया जाता है तो एट द सेम टाइम वी मस्ट हैव पीस मीटिंग्स. एट द सेम टाइम वी मस्ट टेक परमिशन को हमें पीस मीटिंग होना चाहिए. There's one more big trend that I have noticed, my organization has noticed, which has to do with the weaponization of festivals. हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स का शास्त्रीकरण सरासर हो रहा है. हमने भगवान राम का तो शास्त्रीकरण देख ही लिया. We saw the weaponization of Lord Ram through the whole movement in Ayodhya. And that I still remember that wonderful poster of the सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन कि कण कण में व्यापे है राम, मत भड़काओ दंगा लेकर उनका नाम. और उस पे कई लेफ्टिस्ट को बड़ा गुस्सा आया था कि आप ऐसे राम को लेकर कैसे आप. It was a beautiful poster that सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन brought out. Today we saw the weaponization of Ram. We saw the attempted weaponization of other gods. Hanuman, to we've seen in the very formation of Bajrang Dal. It's a weaponization of Lord Hanuman. Now we are seeing the weaponization of all festivals or many festivals. So Holi, Navratri, which is about to start on the 22nd. Ram Navami का तो हद पारी हो गया है कि मतलब which used to be a small community family festival. मैं उसके ऊपर नहीं जाती हूँ कि वो फेस्टिवल का मायना क्या था, but it was an intimate community gathering which had a meaning for people. You have weaponized that. So this weaponization of religion and weaponization of public festivals and displays another thing. How do we tackle that? How do we tackle that? और ये शास्त्रीकरण जब धर्म और धार्मिक प्रथाओं के ऊपर और त्योहारों के ऊपर होता है, तो किस तरह हमें उसका काउंटर करना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार जो है लोगों के दिल में एक जगह है लोगों को इसके लिए, तो इसको हम किस तरह क्रिएटिवली काउंटर करें, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है. यूट्यूब, मैंने तो यूट्यूब का जिक्र कर दिया, मैंने टेलीविजन चैनल का जिक्र कर दिया. जब हमारी संस्था सीजेपी ने और इंद्रजीत नाम के एक इंडिविजुअल कंप्लेनेंट है, हम साथ में काम करते हैं, वो आजाद एक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर है, हमने एक साल में हमको 18 ऑर्डर एनबीडीएसए के मिले पॉजिटिव टू पुल डाउन वीडियोस. उसके बाद चैलेंज ने दे शिफ्टेड दैट स्ट्रेटजी. कंटेंट में उन्होंने साफ सुथरा रखा, मगर थंबनेल्स जो है, थंबनेल जो होता है ना वीडियो का, उसमें घटियापन शुरू कर दिया, हेडलाइन एंड थंबनेल. So they keep on trying to beat you at your own game, so we have to be extra vigilant all the time. जो मैंने शुरुआत में बात की थी कि नेगेटिव नेशन बिल्डिंग की बात, कि हमें एक गणतंत्र, संवैधानिक गणतंत्र न चाहते हुए हम एक हिंदुत्व बेस्ड हिंदू राष्ट्र चाहते हैं. वो फुल सर्कल आपने 2019 में जब वो संशोधन, नागरिकता संशोधन कानून पास हुआ, यू सॉ द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट नेगेटिव
nationhood. You saw the response of the state to the protests, and the fact that 8 young people are still incarcerated because of that under UAPA is a manifestation of that extremely aggressive religion-based nationhood and the helplessness of the judiciary and the law enforcement to ensure justice. I think it's a moral question, it's an ethical question, it's a constitutional question that we have to face. I mean, halal, madrasas, land jihad, but the citizenship question, according to me, is going to be the biggest question. क्योंकि अगर आप बिहार का एसआईआर देख लो, बिहार के एसआईआर का नोटिफिकेशन 24 जून का देख लो, और आसाम का प्रोजेक्ट जिसके बारे में सईदा ने जिक्र किया, मगर मैं नम्रता से कहना चाहती हूँ कि Assam's project began 29 years ago with the Assam movement, and all of us have been tardy in our response to it, because I think the real first project began in Assam to ensure that a certain section in the public mind is rendered already second class before the authorities and the notifications and the NRC and the D-voter and the doubtful voter. 3 तरीके हैं आसाम में, वहां पे भी हमारी संस्था काम करे. 3 अलग अलग तरीके हैं जिससे आप एक इंसान को नागरिकता से वंचित कर रहे हैं. और वो तबका जो है, हाँ, उसमें गोरखा भी फंस जाता है, सांथल राजवंशी भी फंस जाता है, बंगाली हिंदू भी फंस जाती है, महिला औरतें तो ज्यादा ही फंस रही उसमें, क्योंकि पूरे दस्तावेज पेश करने में उनको बहुत मुश्किल होता है औरतों और महिला को. But the major target is the Bengali speaking Muslim. And everybody knows that, and which is why they come to the Supreme Court again for a re-verification of the NRC. Now, will the court entertain this? That is an ethical question, Sanjay ji. ये तो हम इसको बच के ही चलते हैं कि what has been the role of the judiciary in this? It's a question that at some point we'll have to take on frontally, because in hate speech, the first time there was some jurisprudence on hate speech of substance was Justice Hosbet Suresh and Justice Varyava's judgment in the 80s against the Shiv Sena leaders in Bombay. We know how they were overturned in the Supreme Court and which judges did it, and the whole judgment which said that Hindutva is a way of life. तो ये जो रिस्पॉन्स अभी 2013 के बाद जरूर ऐसा हुआ है, 2020 के बाद हुआ है कि कुछ न कुछ ऐसे जजमेंट्स हमारे निकले हैं सुप्रीम कोर्ट में. फिरोज इकबाल खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अमीश देवगन, प्रवासी भलाई संगठन, तहसीन पूनावाला, मोहम्मद हारून वगैरह, शाहीन अब्दुल्ला के सब ऑर्डर्स जो निकले. तो अभी 2013 के बाद कुछ न कुछ हमारी जुडिशरी के ठोस ऑर्डर्स निकले हैं, मगर आजादी के बाद अगर आप कहानी देखें तो it has been a long while coming. It took a long time. It took a government based on negative nation building to take power before those judgments came. So I think we need to remember that. Finally, I just want to end by क्योंकि inviting all of you कि आप हमारी वेबसाइट पे जरूर जाइए CJP. हम कोशिश करते हैं कि नफरत को अलग अलग नजरिए से हम देखें. सलील की बात नजर में रखते हुए हमने ये साल में हर साल में हम लोग साल में 3 बार स्टडीज करते हैं. मैपिंग ऑफ नफरत का नक्शा हमारा है, जहां पे हम जेंडर वायलेंस को भी देखते हैं, एंटी दलित एंटी आदिवासी वायलेंस को भी देखते हैं और एंटी माइनॉरिटी वायलेंस को भी देखते हैं. मैं जानबूझ के ये महीने के अप्रैल और मई में पहलगाम के अटैक के बाद जो हमारी स्टडी हुई थी उसके कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करके फिर मैं मेरी बात खत्म करूंगी कि CJP documented 180 instances of targeted violence against Indian Muslims, 180 in just 2 months post the Pahalgam attack. Of these, 77 took place in April and 103 in May. These span from outright cases of murder, 3 cases खून के थे, मतलब जान चली गई, to 99 cases of hate speech. And the hate speech were made by politicians, proponents of Hindutva and other individuals. Attacks were between April 23rd and 25th. And उसमें 66%, ज्यादातर ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुए. सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, लास्ट हरियाणा. और 66% ने करते हुए, जैसे कि जब उत्तर प्रदेश आगरा में क्षत्रिय गौरक्षा दल के इंसान ने जान ले ली एक मुसलमान भाई की ताजगंज में, तो ये कह के कि वो बदला ले रहे पहलगाम का, मतलब इट वाज आर्टिकुलेटेड एज अ रिस्पॉन्स टू पहलगाम.
So my question is, and then of course CSS, Irfan Saab's organization also does studies annually based on newspaper reports. We try to go beyond just newspaper reports. We go with other sources also. And there's a group in Karnataka which looks at Udupi and Karnataka. So there are many organizations who are looking at the analysis of communal violence. And I think when we look at our strategies tomorrow and action plans, we have to figure out regional based diversified strategies, because every region has different needs and different this thing. And of course there is the international reports also that are coming out. Magar, the BJP video from Assam, which was put out 3 days ago, to which Saidapa also referred to, वो वीडियो में इतनी शेमलेसली और अग्रेसिवली जो बात रखी है, और वो अगर रखी जा सकती है, इसका मतलब है कि नफरत भरी जबान, मतलब भरी सोच एक बहुत ही डेंजरस लेवल पे एंट्रेंच हो चुकी है, और एक एक्सेप्टेबिलिटी भी हो गई है हमारे बीच में. नाउ मैंने इसका कहने का मतलब नहीं है, आई डोंट बिलीव दैट एवरी इंडियन इज सब्सक्राइबिंग टू दोज व्यूज. थैंक गॉड शी और ही इज नॉट, अदरवाइज वी वुड नॉट बी सिटिंग हियर. मगर मुझे लगता है कि हमें इसकी, we should not underestimate the levels to which this hatred has seeped and gone, and therefore we need to remember, which is difficult क्योंकि हर 1-2 महीने में कुछ इतने बड़ा इंसिडेंट हो रहा है कि हम नो को भूल जाते हैं. हम नो, जब मैं पढ़ रही थी ये कॉन्फ्रेंस के लिए, तो हमारा ही जो रिपोर्ट था, सीजेपी का रिपोर्ट था नो पे, और मोनू मानेसर का जो वीडियो था, वो खुद दिमाग से निकल गया कि हम लोग बाकी 50 वीडियो को याद रख रहे हैं. मतलब the normalization of the degraded violence is so intense, as also the mental health and the mental anxiety created in all of us who are dealing with this all the time, that you tend to push it away after you deal with it formally, I think requires a very another level of intervention. We are all trying our best, we are all doing whatever the best we can, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोशिशें और भी इंटेंस होनी चाहिए. लास्ट संडे को हमारा एक मीटिंग हो रहा था महाराष्ट्र के स्त्री मुक्ति संगठनों के साथ, नारीवादी संगठनों के साथ, यही विषय थे, और यही बोल रहे थे कि बस 3-4 महीने पहले महाराष्ट्र के गांव में सुलेमान नाम के लड़के को इस तरह बेरहमी से मारा गया कि मतलब इट नम्ड ऑल ऑफ अस, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ. तो उसी वक्त जलगांव और जालना में 2 ऐसा इंसिडेंट हुए जिसको पता भी नहीं चाहिए लोगों को, मतलब नॉट इवन थ्रू सोशल मीडिया डिड वी गेट टू नो. और वो उन इलाकों में काम कर रहा है, द रिलीजियस पर्सन्स आर वर्किंग इन दोज एरियाज जहाँ पे आदिवासी रिमोट एरियाज है, शिक्षण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर एक्सेट्रा. तो वहां पे भी हमारे इंटरवेंशंस क्या होने वाले हैं, क्या चर्च का स्ट्रक्चर उसमें मदद करता है या नहीं करता है. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लेयर्स एंड इश्यूज दैट वी नीड टू रेज, बट आई डू वांट टू मेंशन कि हम द आइडियोलॉजिकल थ्रस्ट जो है ये फिरका परस्ती का, कम्युनलिज्म का, we cannot undermine the ideological twist and thrust of that. So at some level what is happening in the education textbooks, what is brazenly attempted yesterday, there was agony among these students of literature, history and political science from DU who were telling me how their syllabus has been completely, मतलब खोखला बना दिया है वो syllabus. मुगलों को निकाल दिया, वो आसान है वो बात कहना, मगर आप अगर देखो कि क्या क्या उन्होंने किया है, तो आप फॉर्मलिज्म को निकाल करके नॉन फॉर्मलिज्म सिखा रहे, क्रिटिक ऑफ लिटरेचर में आप मार्क्सिज्म सिखा रहे हैं, मगर मार्क्स को निकाल दिया क्योंकि आपको मार्क्स नहीं चाहिए. फिर उसके बीच में आपने आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको गोलवलकर निकालना पड़ा क्योंकि बवाल मचा दलित पुरुषों के थ्रू, मगर आप सावरकर है ही, दीनदयाल उपाध्याय है, और गांधी का व्हाइट वॉश गांधी है वहां पे, मगर नेहरू वगैरह और कोई पॉलिटिकल आइडियाज इन पॉलिटिकल थॉट है नहीं. तो वी विल हैव टू आल्सो एड्रेस दिस, what the entire generation is being taught or not being taught, and they are saying हम लोग कहाँ जाए ये सब इंफॉर्मेशन के लिए. तो मैंने उस वक्त कह दिया कि मुझे लगता तो मेरे बहुत एकेडमिक दोस्त है, और क्यों ये लोग यूट्यूब चैनल नहीं बनाते, और क्यों ये लोग यूट्यूब अपनी बातें नहीं रखते. एंड ऑनेस्टली फॉर मी it's a little bit of a complaint that those who are sitting on wealth of information, those who are sitting on wealth of real history, why are they not putting themselves out there a little bit? दिल्ली में एकेडमिक्स के मैं 50 नाम ले सकती हूँ, बंबई में आप 50 का ले सकती हूँ, हैदराबाद तेलंगाना में 50 ले सकती हूँ. छोटे छोटे किश्ते आप बस लेक्चर लगा दो, बच्चे देखेंगे, भाई दे आर थर्स्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन. आर वी आल्सो स्कैर्ड?
Are we protecting ourselves so much that we don't want to put ourselves out there that much? And this is an allegation to the academia. This is an allegation I'm making, that why are you not using this information that you have and putting it out there so that students who want to look at the history of the Razakar movement, look at things which are being vilified, which are being twisted out of context, can find the real contextualization of any of our periods of history and even the conflicts that happen. Thank you very much.